हाजिर हूं आपके सामने। मुझे जवाब चाहिए लेकर आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकिन जवाब मुझे नहीं पूरे देश को चाहिए। जवाब उन लोगों को चाहिए जो कोरोना काल में आजकल परेशान हैं और बेहाल हैं, जो चाहते हैं कि उनका शरीर कोरोना से मुक्त तो जरूर हो, लेकिन उसके बाद किसी ऐसी दूसरी बीमारी में ना फंस जाए जिसके चलते उनको खुद को और उनके आसपास रहने वालों को भी तकलीफें हों उनके चलते। तो हर कोई इस वक्त परेशान है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसे मामलों से। देश में लगातार इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ लोग ब्लैक और व्हाइट फंगस से लड़ रहे हैं और वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ अब दिल्ली के पास गाजियाबाद में येलो फंगस नाम का नया मामला सामने आ गया है और यह बेहद चौंकाने वाला है। येलो फंगस का शिकार हुए इस मरीज का फिलहाल गाजियाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। येलो फंगस के इस मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने इस फंगस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा था। विशेषज्ञों ने इस फंगस के लक्षण भी बताए हैं। येलो फंगस के मरीज को सुस्ती, भूख कम होना, बिल्कुल या बिल्कुल भूख न लगने जैसे शुरुआती लक्षण आते हैं। साथ ही मरीज का वजन भी कम होने लगता है। वहीं गंभीर मामलों की अगर बात करें तो उसमें मवाद तक आने लगता है। घावों के ठीक होने की जो गति है वो धीरे हो जाती है। कुपोषण शरीर से झलकता है। अंगों का काम करना बंद हो जाता है जैसी स्थिति आम है। इसके मरीज की आंखें भी अंदर धंस जाती हैं। ये येलो फंगस बाकी दोनों यानी ब्लैक और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस जिसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, व्हाइट फंगस जिसे कैंडिडोसिस कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि एक घातक बीमारी शरीर के अंदर शुरू होती है और काफी बाद में इसके लक्षण बाहर दिखाई देने लगते हैं। अब मैं येलो फंगस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास कल संजय नगर गाजियाबाद से आया। उसने आके जो शिकायत की है, उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया। और जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है। और इसके लिए भी सिर्फ एक ही दवाई है जिसको हम एम्फोटेरेसिन बी बोलते हैं। करेला उस पर नीम चढ़ा। हालत यह हो गई है, लोग कोरोना से बचने की तलाश ढूंढ रहे थे और खुद डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करने में रात दिन एक कर रहे हैं, वो डॉक्टर भी अब नए नए तरीके के साइड इफेक्ट्स या नई नई बीमारियां आता देखकर हैरान और परेशान हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, उसी अस्पताल से जिस अस्पताल में पहला येलो फंगस का मामला सामने आया है। डॉक्टर बीपी त्यागी, मैं स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज में। लेकिन जो खबर है वो थोड़ी तकलीफ दे है, और तकलीफ दे इसलिए कि हम दर्शकों के सामने रख तो जरूर रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दर्शकों को किस तरह से बताएं कि आखिर ये किस तरह की बीमारी आई है। सबसे पहले तो आप बताइए, जो मरीज आपके पास आया, आपने कैसे डिटेक्ट किया कि येलो फंगस है? कौन सा उसका शरीर का हिस्सा था जो इसके जरिए प्रभावित था, और क्या क्या सिम्टम्स आपने देखे? जब मरीज मेरे पास आया तो हमने डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी किया। जो डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी में मैंने पाया कि उसको नाक में पीला फंगस है, वाइट फंगस है और काला फंगस है। तीनों तरह के फंगस थे। पीला फंगस क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो उसके बारे में जब मैंने लिटरेचर पढ़ा तो ये इसका नाम है म्यूकर सेप्टिकस। म्यूकर सेप्टिकस जैसा नाम से जाहिर हो रहा है, ये सेप्टिसीमिया कर सकता है बॉडी में, और सेप्टिसीमिया हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। ये ह्यूमन स्पीसीज में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली, ये सब रेप्टाइल्स में मिलता था। अब ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम देखा गया है।
यानी डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका कहना है कि ये पहला ऐसा दुनिया में मामला है जहां पर येलो फंगस का मामला किसी इंसान के अंदर दिखाई पड़ा है, और जो भी आप किताबें पढ़ पाए, और ये थोड़ा सा अजीब लगता है, माना जाता है कि एक चिकित्सक जो है वो चिकित्सा विज्ञान की इतनी बेहतर पढ़ाई करके आया है, अगर उसे भी किताबें देखनी पड़े तो फिर इसके इलाज को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है, वो आपके अंदर भी होगा। जी, लेकिन जो मैं पढ़ पाया उसमें इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी जो हम काले फंगस में और व्हाइट फंगस में दे रहे हैं, अगर पेशेंट के गुर्दे ठीक हैं तो वो 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से अगर हम देते हैं और इसकी सफाई करते हैं तो इससे रिकवरी होने की संभावना है। आपको क्या लगता है, रेप्टाइल से और ह्यूमन में आना, रेप्टाइल मतलब वो जीव जो कि रेंग कर चलते हैं, सरीसृप उन्हें कहा जाता है, उनसे इंसान में ये किस तरीके से आया होगा ये येलो फंगस? जिस इंसान की इम्यूनिटी कम होती है, वो किसी भी कारणवश हो, या तो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई हो, या उनको शुगर हो, या उनको कैंसर हो, या उनके कुछ गुर्दे वगैरह बदले गए हों जी, तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट कोई भी होता है, वो हमारे शरीर को इन फंगस के लिए एक्सपोज कर देता है। ठीक है डॉक्टर बीपी त्यागी, आप हमारे साथ बने रहिए। बात हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन और वैक्सीन की जो कमी है उसकी शिकायत के बाद ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के पास ब्लैक फंगस की दवाई ही नहीं है, साथ ही साथ देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाए जाने की जरूरत है। के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते का टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, एलएनजेपी के अंदर, जीटीबी के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? तो इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है केंद्र की? वो केंद्र सरकार देती रहती है, उनके पास भी जितनी है, क्योंकि अचानक ये वो आ गई है और बीमारी आ गई है और इसकी दवाई की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो केंद्र सरकार के पास जितनी दवा है वो सारे स्टेट्स में बांट रही है। दवाई की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन, 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। चलिए, तो देश में ब्लैक फंगस कहर बनकर टूट रहा है और इसके होने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। गंगाराम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा ने ब्लैक फंगस होने को लेकर चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। डॉक्टर एसपी ब्योत्रा का कहना है कि लोकल सैनिटाइजर के इस्तेमाल से भी ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात समझना चाहेंगे, जिस हिसाब से सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से इस समय कर रहे हैं, कोरोना की वजह से, कोरोना का डर की वजह से हम कहें, लेकिन वही सैनिटाइजर में अब ये पाया जा रहा है कि लोकल जो सैनिटाइजर है उसकी वजह से भी ब्लैक फंगस लोगों में घर कर रहा है। ये कैसे हो रहा है, वजह क्या है? देखिए, जो ब्लैक फंगस जो होता है, म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, इसका पहले हम जो ढूंढने के होता क्यों है। देख, होता है जो एटमॉस्फेयर में पोर्स फॉर्म में फंगस जो भरे पड़े हैं, और जो हम में कैसे बॉडी में इनको अनलेस के एंट्री मिले बॉडी में तो बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकता। और एंट्री मिलने के लिए चाहे तो कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होना चाहिए, ख़राब होना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज़ वाले लोग हैं, पेशेंट प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा दूर तक स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, HIV के पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपी के, कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो इस प्रकार के जिनको बॉडी का रजिस्टर पुअर होता है। अब इस पर अभी कोविड के पेशेंट हैं, खासकर कोविड के जो डायबिटीज़ भी हैं और जिनको पेशेंट को स्टेरॉइड पे, बहुत सारे कोविड के पेशेंट पे भी चल रहे हैं। तो जब ये पेशेंट बॉडी रजिस्टेंस ऑलरेडी पुअर हो, और अभी जैसे हैं कि हम सैनिटाइजर्स हैं अच्छे तरह से नहीं यूज़ करे हैं, चाहे जैसे अभी ऐसा कुछ देखा है, लोकल सैनिटाइजर्स हैं जो कि उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, और यदि हम जिसको बार बार रगड़ते हैं
तो कई बार हमारे स्किन पे एब्रेजन्स बन जाते हैं। ये एब्रेजन के जो छोटा है ये बिकम जे नाइडस के हमारे जो पोर्स जो हैं हमारे फंगस के लिए दे कैन गो एंटर। अगर इनकी एंट्री मिल जाती है तो वहाँ पे जाके फिर उसमें ये क्योंकि ये इन्वेजिव होती है डिजीज फंगस। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल डॉक्टर्स का, वरिष्ठ डॉक्टरों का एक पैनल इस वक्त जुड़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल से हैं लेकिन सदस्य हैं कोविड नेशनल टास्क फोर्स के। हमारे साथ डॉक्टर सुनील मंधानिया जुड़ गए हैं, ब्लैक फंगस और कोविड एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर बीपी त्यागी वो डॉक्टर हैं जिनके पास शायद पहला मामला येलो फंगस का आया है गाजियाबाद में, जहां ये मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम बाकी दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर बीपी त्यागी आपसे ही एक सवाल ले लेता हूं यहां पर। डॉक्टर बीपी त्यागी, ये जो मरीज आपके पास आया है जिसको आपने येलो फंगस डिटेक्ट किया है, आपका कहना है कि इसको म्यूकर सेप्टिकस कहते हैं और रेप्टाइल में ये इस तरह की चीजें पाई जाती है लेकिन ह्यूमंस में शायद पहली बार आपने नोटिस की है। क्या जब आपने जांच की है तो आपका इशारा था कि आपको मरीज की जांच में ब्लैक फंगस की भी मौजूदगी मिली, व्हाइट फंगस की भी मौजूदगी मिली और येलो फंगस की भी मौजूदगी मिली है। क्या ये सब कोरोना के साइड इफेक्ट्स के तौर पर आया है या ये एक अलग ही चीज आप देख पा रहे हैं आजकल के दौर में? नहीं, जो ये पेशेंट मेरे पास है ये पोस्ट कोविड पेशेंट है और इसका अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी इसका सप्रेस्ड है और ये इस फंगस के टच में आया है। अभी आप जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं, क्या कोई इस बीमारी का कोई प्रोटोकॉल है, कुछ आपने पता किया है जिस हिसाब से आप इस मरीज का इलाज कर रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि अगर ये पहली बीमारी आपने नोटिस की है तो अभी फिलहाल हिट एंड ट्रायल बेसिस पर ही आप इस मरीज को ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये लिटरेचर में मैं गया हूं, जो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है वो सभी फंगस के ऊपर काम करेगा। ये सब चीजें पढ़ने के बाद मैंने अपने मरीज को एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट किया है। चलिए डॉक्टर बीपी त्यागी आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित भी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं कोविड नेशनल टास्क फोर्स के फोर्टिस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर सुनील मंधानिया ब्लैक फंगस और कोविड एक्सपर्ट। डॉक्टर राहुल पंडित, इस वक्त ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब डॉक्टर बीपी त्यागी जो गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि येलो फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस, कैंडिडोसिस और उसके साथ म्यूकर सेप्टिकस, ये तीनों चीजें अब सामने आ रही हैं। हम इनके लिए कितना तैयार हैं, कितना गंभीर हैं? क्या ये पोस्ट कोविड फॉलआउट के तौर पर देखी जाती हैं या फिर किसी के अंदर भी ये इस तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं? सबसे पहली तो ये बात है कि हमको जो है पैनिक नहीं करना है। इसका जो मूल कारण है वो ढूंढ के निकालना है, वो हमको काफी हद तक मालूम है, क्योंकि ये जो तीनों आपने फंगस बताए ये जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती है। जिस भी पेशेंट को या जिस भी मरीज की जो इम्यूनिटी की एक ताकत होती है वो अगर कम हो जाए किसी कारण से तो ये जो है फंगस सबको अटैक करती है। और ये ब्लैक फंगस बोलो, म्यूकर बोलो, कैंडिडियासिस बोलो या सेप्टिकस बोलो, ये सब की सब उसी घेरे में आती है जो कि हम उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये पेशेंट्स में क्यों दिख रहा है, इस वक्त कोविड पेशेंट्स में क्यों देखा जा रहा है, पोस्ट कोविड में क्यों देखा जा रहा है? उसके कारण सबसे पहले तो ये है कि डायबिटिक पेशेंट जो हमारे हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें जो है कोविड हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनको कोविड हो रहा है। तो यार डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उन पेशेंट्स का अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो वो कोविड हो, और कोविड के पहले भी जो है उनको म्यूकर माइकोसिस इस सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में देखा जाता था। उसके बाद जो कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन से जो है हमारी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी कम होती है, सफेद पेशी जो है वो थोड़ी बहुत कम होती है। और अभी कोविड के लिए अगर उनके खून में ऑक्सीजन की कमी हो तो स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, और स्टीरॉयड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का कॉर्नरस्टोन है। और इसलिए जो है स्टीरॉयड देने के बाद उनकी शुगर और कंट्रोल से निकल जाती है और स्टीरॉयड थोड़ी बहुत इम्यूनिटी भी कम करती है। इसके साथ साथ इन पेशेंट्स में जो है हाइपॉक्सिया, जो कि खून में जो ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, और एक फेरिटिन नाम का जो चीज है हमारे खून में जिसको आयन बोलते हैं, वो भी ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्योंकि उसमें जो लाल पेशी है जो बॉडी की है वो ब्रेक डाउन हो रही है और फेरिटिन थोड़ा बहुत रिलीज हो रहा है।
तो ये सब जो है ये पोषक एनवायरनमेंट है फंगल इन्फेक्शन के लिए। और इसके बारे में अभी एक पिछले हफ्ते ही शोध पत्रिका भी छपी थी एक जर्नल में, जिनमें कि ये 3-4 कारण बताए गए थे। और ये जो 3-4 कारण है ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऑफकोर्स इसके साथ साथ ओरल हाइजीन और नेजल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ब्लड शुगर जो है ये हम सालों साल से जानते हैं, अगर किसी पेशेंट की ब्लड शुगर कम हो तो आप उनको जो है ब्लड शुगर का कंट्रोल कम हो, माफ कीजिएगा, तो उनका जो है इम्यूनिटी का जो ये शक्ति है वो कम हो जाती है और इनको जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज ठीक है, अगर आपकी ब्लड शुगर आप कंट्रोल कर रहे हो, कोविड पेशेंट होने के बाद आपको स्टेरॉइड देने के बाद भी आपकी अगर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है, तो आपको किसी भी फंगल इन्फेक्शन की चिंता करने की या डर लगने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके बारे में। और अगर भगवान न करे आपको ऐसा कोई लक्षण नजर आता है तो तुरंत अपने चिकित्सक से जाके मिलिए, जो कि आपके या तो डेंटिस्ट या मैक्सोफेशियल सर्जन या ईएनटी सर्जन के पास रिफर करेंगे और वो जो है उस हिसाब से इलाज करेंगे। डेंटिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी जो लोग आ रहे हैं उनके दांत ढीले हो रहे हैं और वो सबसे पहला लक्षण नजर आ रहा है। तो आपको शायद कभी कभी डेंटल के बाद डेंटिस्ट भी बता पाएगा कि ये म्यूकोर के लक्षण है या कोई फंगस के लक्षण है, अर्थात ईएनटी सर्जन जो है वो एंडोस्कोपी करके जल्दी बता सकते हैं, उसमें कोई दौराय नहीं है। चलिए, ईएनटी सर्जन भी इस बारे में अपनी राय रख सकते हैं, वो उनके पास भी हम जा सकते हैं। लगातार डॉक्टर राहुल पंडित हमें बता रहे थे, जो कि सदस्य हैं कोविड नेशनल टास्क फोर्स के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रतीक शर्मा भी जुड़ गए हैं ईएनटी डिपार्टमेंट से, एम्स दिल्ली से ये हैं। साथ में डॉक्टर सुनील मंधानिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्लैक फंगस और कोविड एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर सुनील मंधानिया, हम में से ज्यादातर जो लोग जो कि स्वास्थ्य के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो शायद ब्लैक फंगस के बारे में पहले से जानते रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और जो आज एक केस गाजियाबाद में है येलो फंगस का, म्यूकर सेप्टिकस जिसको कहा जा रहा है, वो उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि क्या वो लोग इस तरह के किसी फंगल इन्फेक्शन के टच में हैं या फंगल इन्फेक्शन उन्हें हो चुका है, या फिर केवल वो लोग जो कि कोविड के शिकार हुए हैं और कोविड से ठीक हो गए हैं, केवल उन्हें इस बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, अभी जो नया येलो फंगस, तो इसके लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसलिए समझनी पड़ेगी कि ये इसमें कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो हाई रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट ही ज़्यादा देखने में आएगा। कुछ स्टडीज हुई है लोकल, जो हमने देखा है कि आउट ऑफ 100 पेशेंट 90 पेशेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली जो एडमिटेड पेशेंट्स है, और नियरली 80 to 90% पेशेंट जो है डायबिटिक है, दे हैड रिसीव्ड स्टेरॉइड्स, अंडरग्राउंड शुगर वाज नॉट हाई कंट्रोल और देयर वाज हाईली अनकंट्रोल्ड शुगर। तो ये चीजें जो होती है, और मैं एक कैंसर एक्सपर्ट हूँ, तो हमारे जो पेशेंट होते हैं वो न्यूट्रोपेनिक होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं, या हेमाटोलॉजिकल कैंसर होते हैं, या सॉलिड ट्यूमर्स का ट्रांसप्लांट हुए हुए पेशेंट होते हैं, ऐसे लोगों में इसकी संभावना ज्यादा है। पर अभी जो पब्लिक में ये काफी डर है कि बाहर निकलेंगे तो ब्लैक फंगस हो जाएगा, या कोविड हुआ है तो ब्लैक फंगस होगा, तो मुझे इनको ये बताने बहुत जरूरी है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें सिम्टम्स के बारे में जरूर जानना चाहिए जी। पहली चीज, डायबिटिक है कि नहीं है। अगर शुगर है तो उनको ज्यादा सचेत होना पड़ेगा। नाक में अगर भारीपन है, सांस लेने में नाक से तकलीफ हो रही है, नाक से कालापन कुछ निकल रहा है, नाक के आँख के आसपास में भारीपन लग रहा है, आंखों के आसपास में कुछ कालापन है, सिवियर हेडेक होता है, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि समय बताते हैं कि पैरानेजल साइनस है, साइनस इन्फेक्शन की संभावना है। तो जिस तरह से कोविड अभी देखने में आ रहा है, पोस्ट कोविड एरा में फंगस इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होगी। फंगल इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होगी, डॉक्टर सुनील मंधानिया कह रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है, संकेतों को पहचानने की जरूरत है। आपको अगर नाक में कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लैक डिस्चार्ज, तो आप समझ जाएं कि अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने चिकित्सक से मिलें। डॉक्टर प्रतीक शर्मा मेरे साथ एम्स से ईएनटी डिपार्टमेंट से इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रतीक शर्मा, देश में करीब अभी जो मोटा मोटा आंकड़ा हम तक पहुंच पा रहा है वो ये कह रहा
रहा है कि 10 से 11 हजार लोग इन फंगस इन्फेक्शन के रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग जगहों से, और उसमें भी सबसे ज्यादा गुजरात में मामले सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे पास ब्लैक फंगस की दवाई की कमी है, हम इस स्थिति में आ गए हैं। तो आप किस तरह के एम्स में लोगों को इस वक्त जो आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं इस ब्लैक फंगस से जुड़े हुए, और उनकी रिकवरी किस तरीके से हो रही है? जैसे कि लोगों में सबसे पहली बात तो ये कि एक डर खत्म होना जरूरी है। अभी लोग कोरोना के डर से उभरे नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन का एक और डर, वो लोग जो मेडिकली चीजों को नहीं समझते उनके दिमाग पे काफी हावी है। नमस्कार। ये सच है कि पूरे देश में सडनली बहुत सारे केसेस ऑफ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस को जिससे आप मतलब जानते हैं आ गए हैं, और इतने सारे सडन केसेस आने की वजह से मेडिकेशन शॉर्ट ऑफ सप्लाई में हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं है। हालांकि अभी तक एम्स में अवेलेबल है, बट शॉर्ट सप्लाई इज ऑलवेज देयर। साथ ही इतने सारे इंजेक्शंस की डिमांड कितने टाइम में पूरी होगी ये तो आई थिंक गवर्नमेंट बेटर बता पाएगी। बट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम केसेस अर्ली डिटेक्ट करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। अगर आप नाक के सिम्टम्स और मे बी पैलेट में या अर्ली विजन डिस्टर्बेंसेस जैसे सिम्टम्स को जल्दी रिपोर्ट करते हैं, अपने चिकित्सक से मिलते हैं, तो उस कंडीशन में विजन बचाना और लाइफ बचाना काफी हद तक संभव हो जाता है। हालांकि रिपोर्टेड एविडेंस अगर हम देखें ओवर द लिटरेचर तो मोर्टेलिटी यानी कि डेथ एंड अदर मॉर्बिडिटीज जो है वो काफी हाई हैं, बट क्योंकि इस समय ज्यादा हो रहे हैं तो हम प्रिकॉशनरी काफी लोगों को मतलब ये एजुकेट करके कि क्या अर्ली सिम्टम्स हैं, हम उनको जल्दी अस्पताल आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। डॉक्टर राहुल पंडित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य कोविड नेशनल टास्क फोर्स। डॉक्टर पंडित, जो लोग अभी स्वस्थ हैं, जो लोग अभी ठीक हैं, जो लोग चीजों को केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और चाहे बंधनों की बात सही वो कम से कम अपने घरों में हैं, वो इन चीजों से किस तरीके से बचे रहें? आप लगातार सलाह दे रहे होंगे लोगों को, क्योंकि कोविड से बचना तो एक जरूरत है आज के दौर में। जब तक हम एक बेहतरीन कोई दवाई या अपने वैक्सीनेशन की डोज पूरी नहीं कर लेते, लेकिन इन चीजों से भी बचना अब जरूरी लगता है। तो वो लोग किस तरीके से अपने को मेंटेन करें, किन चीजों का ख्याल रखें कि कम से कम पहले तो कोविड के संपर्क में ना आए और अगर ठीक भी हो जाएं तो फिर फंगल इन्फेक्शन के टच में ना आए? मेरे को पैनलिस्ट ने थोड़ी देर पहले बताया कि हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स होते हैं, जिनमें कि हम डायबिटिक, पुअरली कंट्रोल डायबिटिक जो पहला बोला, फिर जो है दूसरे जो है ट्रांसप्लांट के पेशेंट, जो किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ हो, जैसे लिवर हो, किडनी हो, और वो मेडिसिन पे है। दूसरी बात यह है कि जो कि इम्यूनोसप्रेशन दवाई पे है, किसी समझो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई दवाई चल रही है, या और फिर कोई इम्यूनोसप्रेशन दवाई किसी कारण से ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं किसी कारण से, उन पेशेंट्स में जो है इस बीमारी का जो है चिंता करने की जरूरत है। और चिंता क्या है? क्या आपको डर जाना है? बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ आपकी जो दवाइयां हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस डोज में लेनी है, नियमित आपके डॉक्टर के साथ सलाह रखनी है, और आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है उसके ऊपर ध्यान देना है और उस ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखना है। दूसरी बात ये करनी है आपको कि आपकी जो एक जनरल फिजिकल हाइजीन जो होती है वो अच्छी रखनी है, और उसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई आपको अलग जाके की चीज नहीं करनी है, और एक पोषक आहार नॉर्मल लेना है। और कोविड को बचने के लिए आपको जब घर के बाहर निकले आप तो डबल मास्क पहनना है। इस हाई रिस्क पॉपुलेशन को जो है डबल मास्क पहन के बाहर निकलना है। इनफैक्ट हम तो अभी बता रहे हैं कि नॉर्मल लोग भी अगर घर के बाहर निकले फिलहाल तो डबल मास्क पहने। और यदि कि घर पे ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको कि कोविड जैसे लक्षण हो तो तुरंत उस व्यक्ति ने मास्क पहनना है और अपने आप को एक रूम में आइसोलेट करके अपनी टेस्ट करानी है, और बाकी के घर के व्यक्तियों में भी जो है मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई अलग जाके आपको प्रिकॉशंस लेना नहीं है, कोई अलग काढ़ा पीना है या कोई गार्गल करना है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल अपना हाइजीन बनाए रखे, आपकी दवाइयाँ टाइम पे ले, आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल में रखे, और एक थोड़ा जनरल हाइजीन अच्छा रखे। इससे आप जो है अच्छे से बच पाएंगे। दूसरी बात मैं एक ही सेकंड बताऊंगा, कोविड होने के बाद 100 दिन तक इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखें। आपकी शुगर के ऊपर भी पूरा ध्यान रखें। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि कोविड होने के बाद
पेशेंट अस्पताल में तो शुगर के ऊपर ध्यान दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर रहते हैं, नर्सेज रहते हैं, पर घर में आके जब भी है वो डॉक्टर से फॉलोअप नहीं हो पा रहा है क्योंकि अस्पताल में अभी डॉक्टर ज्यादा मिल नहीं रहे, सब ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू है। डॉक्टर के पास जाने में हिचक भी है थोड़ी बहुत फैमिली में कि हम कैसे चले जाए, अभी फिर कोविड हो जाएगा क्या। तो आपको जो 100 डेज तक 3 महीने तक अगर आप अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल में रखोगे कोविड के बाद और आपकी जो जनरल हाइजीन अच्छी रखोगे, ये बीमारी जो है आपको छूने नहीं वाली है। कोई भी बीमारी हो, व्हाइट फंगस, येलो फंगस या ब्लैक फंगस, कोई भी बीमारी, तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है, जिसको हम अक्सर तमाम तस्वीरों में देखते हैं डॉक्टर साहब कि लोग भूलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं बहुत सेकंड वेव जो है वो इतनी ज्यादा अगर सीवियर हुई, इतनी घातक हुई, तो उसके पीछे हमारी लापरवाही के भी जो डिजिट्स हैं, आंकड़े हैं, वो कहीं ज्यादा उसमें काउंट होते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देश की बात करें तो अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोक पाने में सरकार नाकामयाब रही है, लेकिन ऐसे में अब जब ब्लैक फंगस बीमारी में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन की भी कालाबाजारी शुरू हो गई तो दिल्ली पुलिस को, साउथ जिले की पुलिस को, टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिन्होंने ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को साकेत थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अभिषेक और ऋषभ बताए जा रहे हैं और ये दोनों 2500 से 3500 रुपए कीमत के इंजेक्शन को 15 से 20,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिसकर्मियों के मुताबिक इस मामले में कोविड हेल्पर नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई चर्चा के बाद शिकायत पुलिस के सामने आई और इसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये एक अलग चीज है, एक तरफ हेल्थ वर्कर्स अपनी जान पर खेल रहे हैं, तमाम बड़े डॉक्टर्स कोविड पेशेंट्स की सेवा करते हुए दुनिया में नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग कालाबाजारी करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील मंधानिया भी जुड़े हुए हैं, ब्लैक फंगस और कोविड एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर मंधानिया, ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस, क्या लोग इस बात से निश्चिंत रह सकते हैं कि ये जो तीनों ही फंगल इन्फेक्शन हैं, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं फैलने वाला होता? अगर किसी को हुआ है, मान लीजिए गांवों में है, तो कोविड की तरह जो हम डरते थे कि हम एक से दूसरे में फैला देंगे, क्या एक पेशेंट जो इससे बीमार है, परेशान है, क्या उसके जरिए दूसरे में फैल सकता है या नहीं फैल सकता? अच्छा प्रश्न है ये। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि फंगस जो है ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रांसमिसिबल डिजीज। तो जो साथ में रह रहे हैं जिनको फंगस हुआ है, तो उससे दूसरे मरीज को होने की संभावना नहीं है। पर एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि जो घर के लोग हैं, जो हाई रिस्क है, जिनको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो ऐसे लोगों ने इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये इन्फेक्शन का या संक्रमण का खतरे से जो भी थोड़ी बहुत संभावना है उससे भी दूर हुए। रही बात व्हाइट फंगस की, तो दैट इज कॉल्ड कैंडिडा। कैंडिडा इज नॉट ए इन्फेक्शन जो ऐसे स्प्रेड हो जाता है या एयरबोर्न स्प्रेड होगा। तो उसमें मेन खुद की हाइजीन, ओरल हाइजीन, पेरिनेल हाइजीन और जेनेटाइल हाइजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ खास करके जो एडमिटेड पेशेंट है, जिनकी सेंट्रल लाइन लगी हुई है, ऐसे मरीज जिनके इम्यूनो सप्रेस्ड है, स्टेरॉइड्स के है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स है, जिनकी WBC काउंट्स कम है, ऐसे लोगों में ये व्हाइट फंगस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो नॉर्मल अच्छे पेशेंट जिनकी हाइजीन अच्छी है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, उनको इस चीज से डरने की जरूरत है। और ये मन से डर निकाल देना है कि छुआछूत बीमारी है, या बाहर जाएंगे तो ये हवा से हमको मिल जाएगा। और बशर्ते हमें कोविड प्रोटोकॉल यूज करना जरूरी है। तो मास्क जब भी हो सके, बाहर जाते हैं या घर में भी हाई रिस्क है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए, आप तीनों बड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त और लोगों के सामने फंगल इन्फेक्शन को लेकर वो बातें रख रहे हैं जो कि लोग अक्सर अपने ही मन में सवाल पैदा करके उसके जवाब ढूंढ लेते हैं और उससे कहीं ज्यादा डर के साए में आ जाते हैं। वो सब साफ हो रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस का वक्त तो चला, हेडलाइंस के बाद वापस लौटकर चर्चा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने एक खास वरिष्ठ डॉक्टरों के पैनल से कि कोविड के बाद जो लोग ठीक हो चुके हैं, ज्यादातर मामले निकलकर देश में अब फंगल इन्फेक्शन यानी ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस के सामने आ रहे हैं। हालांकि येलो फंगस का मामला आज पहली बार गाजियाबाद में सुनाई पड़ा है। इसकी वजह क्या है, लोग क्यों आखिर परेशान हो रहे हैं और कितनी गंभीर हैं ये बीमारियां जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उनमें? मेरे साथ तीनों डॉक्टर प्रतीक शर्मा ENT डिपार्टमेंट एम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर राहुल
पंडित, सदस्य कोविड टास्क फोर्स, इस वक्त जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सुनील मंधानिया मेरे साथ ब्लैक फंगस कोविड एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रतीक शर्मा, कई सारे ऐसे उदाहरण अभी सामने आए हैं, एग्जाम्पल सामने आए हैं, तमाम खबरें आई हैं कि जो लोग ब्लैक फंगस से शिकार हुए हैं, जिनके आंखों के आगे काफी काला घेरा बन गया था या उनको ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा था, उनकी आंखें तक निकालनी पड़ गई हैं या जबड़ों को निकालना पड़ा है या और ज्यादा उनके गंभीर ऑपरेशन करने पड़े हैं। तो इस बात को अलग रखते हुए कि हमें डरना नहीं है, लेकिन डर के साथ साथ हमें कम से कम चेतना जरूर है, यह समझ जाना जरूरी है कि अगर स्थिति इस तरह से हमने हाथ से जाने दी तो गंभीरता यहां तक बढ़ सकती है। जी, सर्जरी का एक्सटेंट डिपेंड करता है कि कितना पार्ट ऑलरेडी नेक्रोज हो चुका है और प्रोबेबली फंगल इन्फेक्टेड है। जो अगर आंख में फंगस ऑर्बिट में जा चुकी है या फिर तालू में गलाव आ चुके हैं तो इन सब पार्ट को निकालना पड़ता है। अगर ये पार्ट वाइटल हैं यानी कि ठीक है तो उस समय में इनको नहीं निकाला जाता, बट बिकॉज लाइफ सेविंग सर्जरी है तो उन कंडीशंस में जहाँ पे ये ऑलरेडी डेड हैं या फिर ये विजन नहीं है तो इनको निकालना लाइफ बचाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट की जो आम जिंदगी है वो कितना अफेक्टेड होती है फिर? देखिए, विजन अगर एक बार चला गया है तो वापस नहीं आता। हालांकि आई बॉल निकालने के जो मॉर्बिडिटी हैं उनको लेटर ऑन कृत्रिम आंख लगा के विजन के बिना कॉस्मेटिकली इम्प्रूवमेंट दी जा सकती है। तालू के लिए हम ऑपरेटर लगा सकते हैं या फिर उसको सर्जिकली क्लोज कर सकते हैं अगर छोटा है, बट ये सब बाद की बातें हैं जब हम एक बार फंगल इन्फेक्शन से ठीक हो गए हैं उसी के बाद, क्योंकि कई बार जब दवाइयों पे होने के बाद दोबारा से मार्जिन रिवाइज करने पड़ते हैं या फिर दोबारा वो ब्लैकनिंग हो जाती है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये सारी सर्जरी जो रिहैबिलिटेटिव हैं बेसिकली उनको मोस्टली अराउंड 5-6 मंथ जब वो सर्वाइव करते हैं उसके बाद ही ऑफर की जाती है। इमीडिएट इफेक्ट में हमको विदाउट जस्ट मेन फोकस उनका डिजीज ट्रीटमेंट और डिजीज इरेडिकेशन पे ही रहता है। ठीक है, डॉक्टर राहुल पंडित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम कुछ बात वैक्सीनेशन और कोविड को लेकर तमाम जो उपाय अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर हम कर लेते हैं। डॉक्टर राहुल पंडित, देश में इस वक्त वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, हम करीब 21 और 22 करोड़ के बीच में अभी वैक्सीनेशन लगा पाए हैं पूरे देश को। क्या इस स्थिति में हम पूरी तरह से अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं और क्या वैक्सीनेशन ही एक अंतिम हल है कोविड से बचने और कोविड फ्री होने का? सही फरमाया कि हम हिस्ट्री से जानते हैं कि अब तक जो पूर्व जो वायरस की बीमारियां थी जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया या पोलियो हो गया, हम उसको वैक्सीनेशन से ही पूरी तरह से दूर कर सके हैं। तो कोविड-19 को भी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है पूरी तरह से हमको उसके ऊपर कवच, सुरक्षा कवच लेने के लिए। पर उसके पहले इस वक्त जो है टेम्पररी वैक्सीनेशन का जो मतलब वैक्सीन की जो संख्या है वो इस वक्त थोड़ी टेम्पररी कम है, तो पूरे नंबर्स आने में हमको थोड़े हफ्ते लग सकते हैं ताकि हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो रैंप अप हो सके। तो तब तक जो है हमारे पास जो सोशल वैक्सीन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने फिर दोहराऊंगा, डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। और ये हमको जो सोशल वैक्सीन है ये पूरे अगले 1.5 साल, मतलब मैं 2022 दिसंबर तक के मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको जारी रखना है। शायद उसके आगे भी, उससे कम तो बिल्कुल नहीं। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हर राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरी की सरकार पूरा जोर लगा रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हमारी जल्दी रफ्तार पकड़ पाए। और इसमें शायद थोड़े, जैसे मैंने कहा कि थोड़े दिन लगे, पर एक बार जब हम लोग रफ्तार पकड़ लेंगे तो मेरे ख्याल से अगले 4 या 5 महीनों में हम लोग जो है बहुत सारी संख्या हमारे पॉपुलेशन की जो है वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर आप अभी देखो तो आपने जैसे बताया 20-22 करोड़ लोग हैं जिनको कि एटलीस्ट 1 डोज लग चुकी है और शायद 8-1 करोड़ लोग हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी है, मेरे आंकड़े अगर सही हो तो। पर ये जो है ये कई देशों की लोक संख्या से कई गुना ज्यादा है। हम यूके का एग्जाम्पल देते हैं, यूके की लोक संख्या 6 करोड़ है, हम यूके की लोक संख्या के करीब 3 गुना ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन दे चुके हैं अभी। तो
हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोई वीक नहीं है, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। ऑफ कोर्स हर चीज को और अच्छा करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर चीज को और अच्छा किया जा सकता है, और बस हमको यहीं से आगे बिल्डअप करना है, वैक्सीनेशन पूरा करना है। दिसंबर तक हमारे जो है सब, अगर हम अधिकतम लोक संख्या को वैक्सीनेट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। और अगले 1.5 साल जो है हमको सोशल डिस्टेंसिंग और जो सोशल वैक्सीन है, डबल मास्किंग है, बाहर जब निकलोगे तब, तो वो जारी रखना है। अगर हम ये सब थोड़े बहुत चीजें अभी तकलीफ होगी कर पाए तो हमारी जो आगे की जो जिंदगी है बहुत आराम से और बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन से कटेगी, इसकी शायद आशा लग रही है। डॉक्टर राहुल, क्या उम्मीद की जाए जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, एटलीस्ट कम से कम एक डोज लग चुकी है, हम जिस ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस की बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा क्या वैक्सीनेशन के चलते कम हो सकता है? क्या यह माना जा सकता है या कहा जा सकता है? नहीं, इन दोनों का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। दोनों डोज मिलने के बाद आपको जो है वैक्सीनेशन से बहुत अच्छी एक इम्यूनिटी मिल जाती है। अगर आपको कोविड हुआ तो भी वो माइल्ड कोविड होता है, एसिम्प्टोमेटिक कोविड होता है। बहुत कम लोग हैं, 1% से भी बहुत कम लोग हैं जिनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज देखा गया है। तो आपको वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक डोज के बाद जो है आपको उतनी जो है क्षमता नहीं मिल पाती है, तो एक डोज के बाद भी आपको एक डोज वैक्सीन के बाद भी आपको शायद अगर कोविड हुआ तो आप मॉडरेट या सीवियर कोविड हो सकता है। और ये जो ब्लैक फंगस की जो हम केसेस देख रहे हैं या जो भी फंगस केस देख रहे हैं, वो उन्हीं लोगों में देख रहे हैं जिनमें कि कोविड एटलीस्ट मॉडरेट था और उनको स्टीरॉइड दिए गए, मतलब उनके खून में ऑक्सीजन की कमी नजर आई है। तो इसका वैक्सीनेशन से मत जोड़िए इन दोनों चीजों को, ये दोनों चीजें अलग हैं। पर ये जरूर है कि आप एक बार वैक्सीनेट हो जाओगे तो आपको कोविड से ही जो है तकलीफ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ब्लैक फंगस या कोई भी फंगस जो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा पर्पस और मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र से हैं तो आपके पास तमाम सवालों के अनगिनत जवाब होंगे जिससे लोग अपने डर को भी काबू में रख सकें और अपनी बीमारी भी ठीक रख सकें। लिहाजा इस तरह के सवाल आपके सामने रखना वाजिब हो जाता है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, यहां भी मरीजों की संख्या 500 के पार अब तक हो गई है, जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 210 मरीज सामने आए हैं। एक तरफ बीमारी ये लोगों को मार रही है, दूसरी तरफ इसका इलाज भी काफी महंगा बताया जा रहा है। भारी डिमांड के चलते एम्फोटेरेसिन बी की कीमत तक बढ़ गई है, जिस कारण मरीजों को भी मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसमें ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 500 के ऊपर जा चुका है, जबकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक फंगस के 210 मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। सबसे चिंताजनक हालात इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि लोगों को बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिरकार ये इतना महंगा इलाज क्यों हो रहा है। उसके पीछे यदि केजीएमयू की वीसी की बात समझें तो एक इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस में मरीज को लगता है उसकी कीमत 5 से 7 हज़ार है, जिसमें कम से कम एक दिन में 6 इंजेक्शन लगते हैं। तो यानी ये मरीज के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, चूँकि 40 से 50 हज़ार का एक दिन का खर्चा एक आम मरीज के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और यही कारण है कि ब्लैक फंगस में इंजेक्शन की कमी को देखते हुए शासन ने बड़े स्तर से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर जरूर दिए हैं, लेकिन यदि विशेषज्ञों की माने तो आखिरकार इन इंजेक्शनों को मार्केट में आने में लगभग अभी 15 से 20 दिन लग सकता है। बड़ी चिंताएं इस बात की हैं कि आखिरकार लखनऊ में जो मरीज भर्ती हैं उनको 700 इंजेक्शनों की आवश्यकता प्रतिदिन है, लेकिन शासन स्तर से ये इंजेक्शन अभी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेजों में नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चलिए, हम लगातार अपने पैनलिस्ट से चर्चा कर रहे हैं और लोगों तक हमारे पैनलिस्ट से चर्चा के दौरान वो जानकारी जरूर पहुंच रही है जो लोगों को आज के दौर में समझनी और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सुनील मंधानिया भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील मंधानिया, पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरह के आंकड़े देख रहे हैं, अगर हम सरकारी रोज का डाटा ही देखें तो उससे एक बात समझ में आती है कि कोविड के जो मामले 4 लाख के पार हो गए थे, वो आज करीब 2.25 लाख पर डेली के रूप में सामने आ रहे हैं। मामले तो तेजी से आ गए हैं नीचे, लेकिन जो मौत की संख्या है, जो इस पूरे केसेस में मरने वाले लोगों का जो एक ग्राफ का है, वो ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4,500 के करीब लोगों की कल मौत हुई है। तो ये किस वजह से हो रहा है कि लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, हालांकि आंकड़े अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं? समझना पड़ेगा
कि जो पहले जो कोविड के केसेस थे वो सिटीज में थे, और अब जो कोविड के केसेस ज़्यादा देखने मिल रहे हैं ये है टाउन्स और विलेजेस में। और अभी जो पेशेंट्स सिटीज में रेफर हो रहे हैं, तो टाउन से हो रहे हैं, विलेजेस से हो रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स काफ़ी बुरी स्थिति में थे, जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी, लेट डायग्नोसिस हुआ था, क्या अभाव थे डायग्नोसिस के साथ साथ में रेमडेसिविर के और डॉक्टर्स के और ट्रीटमेंट के। तो हम जो अभी जो रेफरल देख रहे हैं वो काफ़ी सीरियस केसेस आ रहे हैं, और इस कारण से सिटीज पे जो रेफरल आ रहा है बाहर सिटी से वो काफ़ी सीरियस होने के कारण जो डेथ रेट हल्के से बढ़े हैं, इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन केसेस कम होने के बावजूद ये जो डेथ रेट बढ़े हैं, इसका मेन कारण है रूरल पॉपुलेशन में इस बीमारी का जो संक्रमण है, जो तेजी से और हायर मोर्टालिटी में रूरल पॉपुलेशन। डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर सुनील मंधानिया ने जो बात कही अभी इसी वक्त इन आंकड़ों को लेकर, उनका कहना है कि अब हम रूरल इलाकों से तमाम आंकड़े देख रहे हैं जो डेथ रेट सामने आ रहे हैं। क्या इस लिहाज से ये माना जाए कि जो हमारा रूरल एरिया है वो अब कोविड के एक्सपोजर में है, कोविड का खतरा वहां ज्यादा है? कोविड तो सब जगह फैला हुआ है और रूरल एरियाज में हमको चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो रेफरल हॉस्पिटल्स जो है इतने नहीं हो पाते हैं। तो मरीज को जो है रूरल एरिया से रेफरल हॉस्पिटल या रीजनल हॉस्पिटल में भेजने का जो रेफरिंग टाइम है वो हमको बहुत अच्छे से बताना है, और उसको हम अगर अच्छे से रख सके तो वक्त पे जो है मरीज जो है रेफर हो जाएगा हायर सेंटर के लिए। एक तो बात ये है। दूसरा, आपका जो सवाल था उनसे कि अब डेथ जो है अभी भी कम नहीं हो रही है, तो कभी भी जब आंकड़े पॉजिटिव पेशेंट के कम होने शुरू हो जाते हैं उसके थोड़े हफ्तों के बाद ही जो है मोर्टेलिटी रेट में भी कमी दिखाई देती है। तब तक नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अभी जो दुर्भाग्यशाली लोगों की मौत हुई है या हो रही है उनका जो है शायद संक्रमण 2 या 3 हफ्ते पहले हुआ है, और वहां से जो है वो अच्छे नहीं हुए, और अभी हमको जो है डेथ रेट बढ़ती हुई या शायद इसी 4000 के आसपास नजर आ रही है। मेरे ख्याल से और 2 हफ्ते में जो है ये डेथ रेट और कम होनी चाहिए, और आंकड़ों के हिसाब से जो है ये भी कम होना शुरू हो जाएगी। हमेशा लैग दिखता है, जैसे आंकड़े बढ़ना चालू हो जाते तभी डेथ रेट इतने जल्दी नहीं बढ़ता है, और कुछ हफ्तों के बाद बढ़ना चालू हो जाता है। उसी तरह कम होते वक्त में थोड़ा लैग रहता है, डेथ रेट जो है पीछे चलता है थोड़ा बहुत, फिर ये धीरे धीरे कम होगा। पर सवाल आपका जो है वो बिल्कुल सही है कि रूरल एरिया से जो है आपको अगर अर्बन एरिया में पेशेंट को भेजना है, रेफरल सेंटर पे भेजना है पेशेंट को, तो उसके बारे में जो है हमको टाइमिंग बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। रूरल डॉक्टर्स को जो है लगातार हम लोग उनसे चर्चा में हैं। जैसे महाराष्ट्र में मैं करीब पिछले 2 हफ्ते पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय उद्धव ठाकरे जी ने एक पूरी डॉक्टर्स के साथ हमारी मुलाकात की थी, तो उसमें मैं था, और मैंने पूरे करीब 17-18 हजार डॉक्टर्स को 3-4 डॉक्टर्स ने संबोधित किया, और उसमें एक रूरल में कैसे रेफर करे इन पेशेंट को जल्दी, इसके बारे में एक वापस डिस्कशन हुई। बात ये नहीं है कि उनको नहीं पता है, पर ये चर्चा करते रहने से जो है एक प्रोएक्टिवनेस आ जाती है, और लोग जो है रेफरल जो है टाइम पे हो जाता है। बाकी कुछ नहीं है, उनको भी पता है कि रेफर करना है, पर प्रोएक्टिवनेस में उनको समझ में आता है कि एक दूसरे को जो हमारा सपोर्ट है, हम जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। डॉक्टर राहुल, हम लगातार पिछले साल से बात कर रहे हैं, जब से पहला कोविड का केस सामने आया था भारत में, उसके बाद से इस वायरस ने कई बार म्यूटेशन किए हैं, कई वेरिएंट हैं इसके, और कहा जा रहा है B1.167 कहीं ज्यादा भारत में जिम्मेदार है इस बार जो सेकेंड वेव की स्थिति पैदा हुई है। क्या ये माना जाए कि वायरस अभी भी म्यूटेट कर रहा है, और म्यूटेट करने के बाद और गंभीरता की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये माना जाए कि खुद की कॉपी करते करते म्यूटेट होते होते कुछ दिनों में वायरस उतना ज्यादा इफेक्टिव, प्रभावी या जो स्थिति अभी हुई है वैसा नहीं रहेगा? दोनों चीजें पॉसिबल हैं, पर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वायरस म्यूटेट क्यों होते हैं। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस म्यूटेट होते हैं। तो वायरस का तो गुणधर्म है ये कि वो म्यूटेट होगा, और म्यूटेट होकर शायद ज्यादा घातक हो जाए, जैसे आपने बताया कि पूरा खुद के खुद जो है बिल्कुल नलीफाई हो जाए, कि ज्यादा इंफेक्शियस ना रहे। नलीफाई मतलब ज्यादा इंफेक्शियस ना रहे, खुद को खत्म तो नहीं करता है वो, पर ज्यादा इंफेक्शियस ना रहे। पर एक सामान्य व्यक्ति को जो है क्या ध्यान देना, ये तो हम डॉक्टरों को और जो वायरोलॉजिस्ट है और जो एक्सपर्ट्स है इसमें जीन सीक्वेंस में, उनके लिए ये चर्चा का विषय है। सामान्य व्यक्ति अगर अपने आप को, मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि अगर अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से बचा पाए, घर से बाहर निकलते वक्त डबल मास्किंग पहन ले,
हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, भीड़ भाड़ की जगह जहां जितने कम हो सके उतना पालन करे, तो उनको कोई भी म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में चिंता है, ये चिकित्सक, साइंटिस्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें ये चर्चा का विषय है, और उनमें ये चर्चा होनी भी चाहिए, ताकि वो लोग वैक्सीनेशन जो है या उसके बारे में कुछ इलाज जो है उसके बारे में और गहन डिस्कशन करके कुछ इलाज के बारे में और कुछ शायद फाइन ट्यूनिंग कर पाए। पर एज अ कॉमन मैन मैं मेरे घर के व्यक्तियों को वही बताता हूँ, चिंता मत करो कौन सा स्ट्रेन है इस वक्त बॉम्बे में या दिल्ली में, आप सिर्फ मास्क पहनो, अपना काम करो, हाथ धो, भीड़ के ठिकाने जगहों पे मत जाओ, और आपको इस किसी भी स्ट्रेन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा मैसेज है आपकी तरफ से डॉक्टर राहुल पंडित तमाम दर्शकों के लिए कि सबसे पहले अपने प्रोटोकॉल का ख्याल कीजिए। कौन सी स्ट्रेन है, कितनी घातक है, वो दूसरी सेकेंडरी बात हो जाती है। सबसे पहले आप अपना मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइजेशन कीजिए। खैर डॉक्टर प्रतीक शर्मा, अब मेरे पास समय कम है, लेकिन आपसे ही यहाँ पर जानना चाहूंगा, और सवाल मेरे पास अभी अभी आया, लिहाजा फिर भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि जब कोविड की ये शुरुआत हुई थी तब उसकी शुरुआत थ्रोट से हुई थी, थ्रोट में कंजेशन होता था, और धीरे धीरे जब आगे मामले बढ़े तो फिर लंग्स में कंजेशन आने लगा। क्या अब आगे जब हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं और जब फंगल इन्फेक्शन के मामले देख रहे हैं, क्या और भी शरीर के पार्ट जिसमें आंखें हैं या फिर जॉज हैं या मुंह है, ये सारी चीजें भी उस दायरे में आ रही हैं, उस गंभीरता की स्थिति में आ रही हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कोविड का इन्फेक्शन लगभग ज्यादातर लंग्स पे ही इफेक्ट करता है, बट फंगल अगर आप देखें तो जो म्यूकर माइकोसिस है, जिसे आप ब्लैक फंगस कह रहे हैं, वो आईज पे, पैलेट पे और इवन लंग्स में जा सकता है। और कैंडिडा जनरली ओरल कैविटी और म्यूकोसल सरफेस पे रहता है, बट इसमें भी कैंडिडा ऑरिस जो स्पेशी है वो मल्टी ऑर्गन, यानी कि बाकी शरीर में ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद बाकी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो हम ये समझे कि किस ऑर्गन को डैमेज करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर म्यूकर माइकोसिस लंग्स में होता है तो उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से है, बट अगर वो फेस पे होता है, आईज में होता है या पैलेट पे होता है तो अकॉर्डिंगली है। और हम इस चीज को अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते कि कौन से पेशेंट में ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस पेशेंट में कहाँ पे इफेक्ट करेगा। सेम विद व्हाइट फंगस जो आप कैंडिडा ऑरिस कह रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस और ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, बट किस ऑर्गन पे ज्यादा डैमेज आएगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। चलिए, ये तमाम चीजें तो भविष्य की हैं, तमाम जवाब सोचे जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप तीनों से बातचीत में सामने निकल कर आ पाए, अपने दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वायरस है, कितना गंभीर है, वो दूसरी बात हो जाती है। अगर आप खुद को मास्क से सिक्योर कर लेते हैं, हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं, भीड़ में नहीं जाते हैं, तो यकीन मानिए परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी हम बात आपसे कर रहे थे, बिना देरी के अपने चिकित्सक से मिलें। किसी भी तरह का सोशल मीडिया का ज्ञान इलाज के तौर पर इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल पंडित आपका, डॉक्टर प्रतीक आपका और डॉक्टर सुनील मंधानिया आपका हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए सामने रखने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।